हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम प्रीत कुमार राव है और मैं फैकल्टी लेक्चरर या एजुकेटर हूं। मैं जी पैस एकेडमी में फैकल्टी लेक्चरर हूं। ये मेरा इंट्रोडक्शन है जिसमें मैंने मेरी एजुकेशन एक्सपीरियंस, जितने भी मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हुए हैं और मेरा अचीवमेंट्स हैं, अपने इसी एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए मैं इस प्लेटफॉर्म पर हूँ। मुझे आशा है कि मेरे एक्सपीरियंस से आपको अपना एग्ज़ाम क्लियर करने में मदद मिलेगी। अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप जिस भी फील्ड में हैं उस फील्ड में प्रोग्रेस करने में आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करते रहिए। आपके पास कोई सजेशन है, सुझाव है, वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो आज हम इंग्लिश की स्टडी करेंगे और इंग्लिश में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की स्टडी करेंगे। ये एक सीरीज़ है। हमने अपनी इंग्लिश स्टडी को अलग अलग सीरीज़ में डिवाइड किया हुआ है और हर सीरीज़ का एक पार्ट है। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की एक सीरीज़ है, इसी का पार्ट सेकंड है। पहले का पार्ट देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल की पर वीडियो देख सकते हैं और बाकी सीरीज़ की भी वहाँ वीडियो है। तो चलिए आज की प्रिपरेशन को या स्टडी शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला वर्ड है वो है एसेलरेट। एसेलरेट मतलब टू इंक्रीज द स्पीड। एसेलरेट का मतलब होता है टू इंक्रीज द स्पीड और टू हेस्टन द प्रोग्रेस ऑफ। इंक्रीज मतलब बढ़ाना, स्पीड मतलब गति, हेस्टन मतलब जल्दी कर देना, प्रोग्रेस मतलब किसी चीज़ का प्रोग्रेस मतलब जो बढ़त होती है उसे। तो एसेलरेट का मतलब होता है किसी की स्पीड बढ़ा देना, गति बढ़ा देना या प्रोग्रेस तेज कर देना। तो इसे हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, एक उदाहरण, जो कि है राम एसेलरेटेड द वर्क। राम एसेलरेटेड द वर्क। राम जो हमारा सब्जेक्ट है, एसेलरेटेड मतलब तेज कर दिया, द वर्क काम को। राम एसेलरेटेड द वर्क मतलब राम ने अपने काम की गति बढ़ा दी। राम एसेलरेटेड द वर्क। राम जो हमारा सब्जेक्ट है, एसेलरेटेड गति बढ़ा दी, द वर्क मतलब काम की। तो राम ने अपने काम की गति बढ़ा दी। तो एसेलरेट का मतलब हमने समझा जो होता है टू इंक्रीज द स्पीड और टू हेस्टन द प्रोग्रेस ऑफ, मतलब गति बढ़ाना या किसी काम को तेज कर देना, किसी भी काम की तेज कर देना। जैसे कि कोई साइकिल चला रहा है और उसे लगता है कि उसे जल्दी से और पहुंचना है, तो वो अपने साइकिल के जो पेडल हैं उन्हें और स्पीड से चलाना शुरू कर देता है। या कोई ड्राइवर है, वो बस में एक्सेलरेटर होता है, उसको एक्सेलरेटर की से उसकी स्पीड बढ़ा देता है, गति बढ़ा देता है। वैसे ही ये एग्जाम्पल हमने लिया है, हम इसे समझ सकते हैं। तो जहाँ पर भी गति बढ़ाने की बात होती है या किसी चीज़ को तेज करने की बात होती है, वहाँ पर एसेलरेट का यूज़ होता है। एक वर्ड को हम यूज़ कर सकते हैं, एसेलरेट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि जहाँ पर कोई बात कहने के लिए कई वर्ड्स का यूज़ किया जा रहा हो, वहाँ पर हम सिर्फ एक वर्ड लेते हैं जो कि उन सारे वर्ड्स की जगह रिप्लेस कर सके, उस बात को कह सके। किसी बात को कहने में हमें पूरा सेंटेंस यूज करना पड़ता है, तो उस पूरे सेंटेंस को यूज ना करके हम एक वर्ड से काम चला लेते हैं, उसे ही बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। तो चलिए हम अब आगे स्टडी करते हैं। दूसरा जो हमारा वर्ड है वो है अकाउंटेबल। अकाउंटेबल मतलब जिम्मेदार होना। अकाउंटेबल मतलब जिम्मेदार होना, जिम्मेदार होना। लायबल टू बी कॉल्ड टू अकाउंट। लायबल होना, लायबल का मतलब भी जिम्मेदार होता है। अकाउंट मतलब किसी काम के लिए अकाउंटेबल होना। तो अकाउंटेबल मतलब जिम्मेदार होना। तो हमने इसका जो एग्जाम्पल लिया है, जो उदाहरण लिया है, वो लिया है राधा इज अकाउंटेबल फॉर द प्रोग्रेस। राधा हमारा सब्जेक्ट है, इज मतलब है, अकाउंटेबल मतलब जिम्मेदार, फॉर मतलब लिए, द प्रोग्रेस मतलब जो भी बढ़त हुई है।
तो राधा इज अकाउंटेबल फॉर द प्रोग्रेस, राधा जिम्मेदार है बढ़त के लिए। तो अकाउंटेबल वर्ड यूज़ कर सकते हैं हम जहाँ पर हमें किसी को दी गई किसी जिम्मेदारी की बात हो रही है या किसी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, वहाँ पर हम पूरा सेंटेंस ना यूज़ करके या पूरे कई वर्ड ना यूज़ करके सिर्फ एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं जो कि है अकाउंटेबल। अकाउंटेबल मतलब जिम्मेदार होना। और इसके बाद जो होता है हमारा नेक्स्ट वर्ड वो आ जाता है एब्रेविएशन। एब्रेविएशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म। हम देखते हैं हमारी डेली लाइफ में भी कई एब्रेविएशन यूज़ होते हैं। एब्रेविएशन होता है मतलब किसी कई वर्ड होते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में बोल देना, किसी का लघु नाम रख देना, लघु रूप दे देना। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसे समझेंगे। पहले एब्रीविएशन का हम अर्थ समझते हैं। एब्रीविएशन मतलब संक्षिप्त रूप, लघु रूप। अ शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ ए वर्ड और ए फ्रेज। शॉर्टेंड मतलब छोटा, फॉर्म मतलब रूप, वर्ड मतलब शब्द, फ्रेज मतलब कई शब्दों का। तो कई शब्दों का या शब्द का छोटा रूप को बोलते हैं एब्रेविएशन, मतलब संक्षिप्त रूप या लघु रूप। तो इसे हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे, एक उदाहरण की हेल्प से। रोम इज एन एब्रीविएशन फॉर रीड ओनली मेमोरी। रोम जो है ROM जो कंप्यूटर में होता है वो एक एब्रीविएशन है रीड ओनली मेमोरी के लिए। फॉर मतलब लिए, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी को शॉर्ट में रोम बोला जाता है। शॉर्ट में क्या कि जो इस वर्ड का पहला लेटर है R, इसका जो सेकंड का पहला लेटर है O, और जो थर्ड वर्ड है इसका जो फर्स्ट लेटर है M, उन्हें हम ले लेते हैं तो हो जाता है ROM। इस तरह से हम शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं, तो इन्हें ही बोलते हैं एब्रेविएशन। ऐसे एब्रेविएशन हमारे डेली लाइफ में काफ़ी सारे यूज़ होते हैं। अगर कंप्यूटर में ही बात करें तो एक रैम भी होता है जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो वो भी एक एब्रेविएशन है। ऐसे काफ़ी सारे होते हैं। हम जब देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो ऐसी काफ़ी सारी लिस्ट हमारे सामने आ जाएगी। तो एब्रेविएशन का मतलब होता है एक छोटा रूप। तो चलिए अब आगे स्टडी करते हैं। अब एक आगे आ जाता है, ये है एब्रिज्ड। एब्रिज्ड एब्रिज्ड क्या होता है? एन एडिशन ऑफ ए बुक इन विच इट हैज़ बीन कंडेंस्ड। एडिशन मतलब उसका प्रकाशित होना। एडिशन मतलब वर्जन, बुक मतलब किताब का, इट मतलब वह, कंडेंस्ड मतलब संक्षिप्त कर दी गई है। तो एब्रिज्ड मतलब संक्षिप्त, एक बुक का एक ऐसा रूप जिसमें वो संक्षिप्त कर दी गई है। मतलब किसी बुक का जो सार बोलते हैं, जैसे वो एक छोटा रूप। जैसे कि हम एग्जाम्पल में समझेंगे, जैसे कि गीता सार एक बुक है। गीता सार इज एन एब्रिज्ड फॉर्म ऑफ द गीता। गीता एक बुक है, उसका जो एब्रिज्ड फॉर्म है वो है गीता सार, जो उसमें उसे शॉर्ट करके जो बता दिया जाता है, जो उसका रस होता है, जो उसका सार होता है, जो उसका मेन इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो बता दिया जाता है, वो प्रकाशित कर दिया जाता है। उसका एक वर्जन ऐसा सामने लाते हैं, उसका एक रूप सामने लाते हैं, तो वो होता है एब्रिज्ड फॉर्म। तो जो हमारा एग्जाम्पल है वो है गीता सार इज एन एब्रिज्ड फॉर्म ऑफ द गीता। गीता सार मतलब यह भी एक बुक है। एन मतलब एक, इज है, एब्रिज्ड फॉर्म संक्षिप्त रूप, ऑफ का गीता, गीता का। तो गीता सार गीता का एक संक्षिप्त रूप है। तो एब्रिज्ड मतलब संक्षिप्त रूप। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्वेंट। एक्वेंट मतलब फैमिलियर होना, परिचित करना, परिचित होना या किसी के चीज़ के बारे में जानकारी होना। एक्वेंट परिचित करना या जानकारी होना। मेक वन सेल्फ फैमिलियर विद द पर्सन और ए थिंग, जिसमें हम किसी इंसान या किसी चीज़ के बारे में, किसी वस्तु के बारे में फैमिलियर होते हैं, उसके बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी आ जाती है, जो हमारी नॉलेज में आ जाता है।
तो उसे बोलते हैं हम एक्वेंट। और जिस चीज़ के बारे में हमें नॉलेज नहीं होती वो उसके अपोजिट हो जाती है। तो इसे हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। वी आर एक्वेंटेड विद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। अभी ऐसा है कि वी मतलब हम, आर मतलब हैं, एक्वेंटेड मतलब जानकारी रखते हैं, विद साथ में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्या होते हैं? जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया। तो ये सब हो जाते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो एक्वेंट मतलब जो हमारी जानकारी में है, जो इसे हम परिचित हैं, वो होते हैं सब हमारे एक्वेंट। जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन चीज़ों को हम जानते हैं, जो हमारी नॉलेज में आ गए हैं, जो हमारी थोड़ा समझ में आ गए हैं, वो होते हैं एक्वेंटेड हैं हम उनके साथ। तो एक्वेंट मतलब जिन चीज़ों के साथ हम फैमिलियर हैं, परिचित हो गए हैं, जानकारी है जिनकी। तो ऐसे एक्वेंट वर्ड को हम यूज़ कर सकते हैं उस जगह पर जहाँ पर ऐसे कई शब्दों का यूज़ हो रहा हो या पूरे सेंटेंस का ही यूज़ हो रहा हो, उसकी जगह हम एक्वेंट का यूज़ कर सकते हैं, एक्वेंट या एक्वेंटेड। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो आ जाता है एबोलिश। एबोलिश मतलब किसी चीज़ को मिटा देना या उसका उन्मूलन करना। डू अवे विद वोली, पूरी तरह से ख़त्म कर देना उसे, एबोलिश। तो इसका जो हमने एग्जाम्पल लिया है, जो उदाहरण लिया है, वो लिया है सोशल इवल्स शुड बी एबोलिश्ड। सोशल इवल्स, सोशल मतलब सामाजिक, इवल्स मतलब बुराइयाँ, शुड बी हो जानी चाहिए, एबोलिश्ड एकदम ख़त्म। जो सामाजिक बुराइयाँ हैं, सामाजिक कुरीतियाँ हैं, वो एकदम ख़त्म हो जानी चाहिए। सामाजिक कुरीतियाँ जैसे कि जाति प्रथा है, पर्दा प्रथा है, पशु बलि है, भेदभाव है, छुआछूत है, तो ये सब आते हैं सोशल इविल में। तो ये सब एबोलिश्ड हो जानी चाहिए। पर्दा सिस्टम है, चाहे कास्ट सिस्टम है, चाहे अनटचेबिलिटी है, ये सब एबोलिश हो जानी चाहिए। तो एबोलिश वर्ड का हम यूज़ कर सकते हैं कई वर्ड्स या किसी एक वर्ड की जगह पर, इसीलिए से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोला जाता है। तो एबोलिश मतलब पूरी तरह से ख़त्म कर देना या उन्मूलन कर देना, उन्मूलन कर देना, उन्मूलन कर देना। हमारा नेक्स्ट वर्ड आ जाता है एक्लीमेटाइज। एक्लीमेटाइज, एक्लीमेटाइज मतलब आदी होना या वातावरण के अनुकूल हो जाना। जैसे कि हम किसी और सिटी में जाते हैं, किसी और कॉलेज में जाते हैं, तो वहाँ का एक डिफरेंट वातावरण होता है, एनवायरनमेंट होता है। वहाँ पर हमें थोड़ा आदी होने के लिए, वहाँ पर ढलने के लिए, वहाँ के अनुकूल होने के लिए हमें थोड़ा समय लगता है। हम उस एनवायरनमेंट को समझते हैं, तो उसी चीज़ को इस वर्ड में बोला गया है, जो कि है होता है एक्लीमेटाइज। एक्लीमेटाइज मतलब कहीं के क्लाइमेट के अनुसार वहाँ अपने आप को ढालना। तो टू एक्स्टम वन सेल्फ इन ए न्यू क्लाइमेट। एक्स्टम मतलब आदि करना, वन सेल्फ खुद को, न्यू नए, क्लाइमेट वातावरण में, अपने आप को नए वातावरण में का आदि करना या उसमें ढालना, उसका आदि हो जाना। तो एक्लेमेटाइज का मतलब यही होता है, किसी वातावरण में अपने आप को ढालना। तो इसे हम इस सेंटेंस की हेल्प से समझेंगे। स्टूडेंट्स हैव टू एक्लेमेटाइज देमसेल्व्स टू ई एजुकेशन। जैसे कि ई एजुकेशन का एनवायरनमेंट है, उसमें स्टूडेंट अपने आप को ढालते हैं। स्टूडेंट मतलब छात्र, हैव टू करना होता है, एक्लेमेटाइज आदि होना, देमसेल्व्स अपने आप को, ई एजुकेशन, ई एजुकेशन का जो एनवायरनमेंट है, ई एजुकेशन जो इंटरनेट के थ्रू ई लर्निंग होती है, तो छात्रों को अपने आप को ई एजुकेशन के लिए अनुकूल या आदि करना होता है। जो कि अगर मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न एनवायरनमेंट में अपने आप को डेवलप करना है, अपने आप को एकस्टम करना है, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमी है उसमें अपने आप को इंटीग्रेट करना है ग्लोबलाइजेशन में। तो स्टूडेंट हैव टू एक्लिमेटाइज देमसेल्व्स टू ई एजुकेशन।
एक्लिमेटाइज का मतलब ये हो जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। हमारा नेक्स्ट वर्ड आ जाता है एब्डिकेशन। एब्डिकेशन मतलब वॉलेंटरी रिनंसिएशन थ्रोन, सिंहासन त्याग या राज त्याग। सिंहासन त्याग या राज त्याग, जैसे कि आपने देखा होगा राजा जो अपना सिंहासन त्याग देते हैं या अपने राज्य का त्याग कर देते हैं या अपने मुकुट छोड़ देते हैं, वो ही चीज़ को इस वर्ड में समझाया गया है। तो जहाँ पर ऐसा कुछ हुआ है, किसी राजा ने अपना राज्य छोड़ा है या अपने सिंहासन का त्याग कर दिया है, तो वहाँ पर एब्डिकेशन वर्ड का यूज़ होता है। तो इसे हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। राम एब्डिकेटेड द थ्रोन टू ओबे हिज फादर। राम जो हमारा सब्जेक्ट है, एब्डिकेटेड छोड़ दिया, द थ्रोन अपने जो उनका सिंहासन था, टू ओबे आज्ञा करने के लिए, हिज फादर अपने पिता की, हिज अपने फादर पिता की। तो राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपने सिंहासन का त्याग कर दिया। यहाँ पर ये इस सेंटेंस में बताया गया है। तो एब्डिकेशन मतलब जहाँ सिंहासन या राज्य त्याग की बात होती है। वॉलेंटरी रिनंसिएशन द थ्रोन, थ्रोन मतलब अपना सिंहासन, रिनंसिएशन मतलब त्यागना, वॉलेंटरी अपने आप खुद से, एब्डिकेशन जो खुद ही त्याग दे अपना राज्य। जैसे कि गौतम बुद्ध ने भी अपना राज्य जो है त्यागा था, तो वहाँ पर ये भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो आ जाता है एबोरिजिनल्स। एबोरिजिन्स या एबोरिजिनल्स। तो ये होते हैं ओरिजिनल, मतलब जो वहाँ के, जो किसी जगह के एकदम प्राकृतिक होते हैं। इनहेबिटेंट मतलब रहने वाले, एक कंट्री देश के। कोई भी ऐसा देश होता है जिस देश में जो लोग सबसे पहले रह रहे थे, उन्हें बोला जाता है ओरिजिनल। इनहेबिटेंट मतलब रहने वाले, कंट्री माने देश में। जैसे कि हमारे देश में ऐसा माना जाता है जो हड़प्पा संस्कृति थी, उसमें रहने वाले लोग सबसे पहले थे। तो इसे हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझ सकते हैं। राइट्स ऑफ एबोरिजिनल्स शुड बी प्रोटेक्टेड। एबोरिजिनल पीपल शुड बी प्रोटेक्टेड। जो राइट्स होते हैं, द राइट्स भी लगा सकते हैं, यहाँ पर दा भी यूज कर सकते हैं हम। द राइट्स ऑफ एबोरिजिनल पीपल शुड बी प्रोटेक्टेड। जो एबोरिजिनल पीपल होते हैं, लोग होते हैं, प्राचीन देशवासी, उनके जो राइट्स हैं, जो उनके अधिकार हैं, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। राइट्स मतलब अधिकार, एबोरिजिनल मतलब जो प्राचीन सबसे पहले रहने वाले लोग हैं किसी देश के, शुड भी होना चाहिए प्रोटेक्टेड, सुरक्षित। उनके जो राइट हैं उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। तो एबोरिजिन्स या एबोरिजिनल्स मतलब प्राचीन देशवासी, ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ द कंट्री, उस कंट्री के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स। और इसका जो एग्जाम्पल हमने लिया है वो दिया है द राइट्स ऑफ द एबोरिजिनल शुड बी प्रोटेक्टेड। उनके जो अधिकार हैं, प्राचीन देशवासियों के जो अधिकार हैं, उनके इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल राइट्स हैं, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। द राइट्स ऑफ द एबोरिजिनल्स या एबोरिजिन्स शुड बी प्रोटेक्टेड। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है असेसिबल। असेसिबल मतलब सुगम्य, सुलभ या गमनीय, मतलब जिस तक पहुंचा जा सके, जिस तक पहुंचो। विच कैन बी अप्रोच्ड, जिसे अप्रोच किया जा सके, जिस तक हम पहुंच सके। असेसिबल मतलब जिस तक हम पहुंच सके, जो हमारी पहुंच में हो। तो इसे हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझ सकते हैं। PM इज नॉट इजीली असेसिबल। PM मतलब प्राइम मिनिस्टर, इज मतलब है, नोट मान नहीं, इजीली आसानी से, असेसिबल मतलब
सुगम्य, पीएम जो है आसानी से सुगम्य नहीं है। तो एसेसिबल हम ऐसी सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर कई वर्ड यूज़ हो रहे हों और जहाँ सुगम्य सुलभ का आना हो, जो अप्रोच जिसे इजीली किया जा सके या ना किया जा सके। नॉट एसेसिबल मतलब नहीं है, एसेसिबल मतलब है। तो एसेसिबल मतलब जो सुगम्य है, जिस तक हमारी अप्रोच इजीली हो, और नॉट एसेसिबल मतलब जो ना हो, सुगम्य सुलभ गम्य। और इसका एग्जाम्पल हमने लिया है पीएम इज नॉट इजीली एसेसिबल, पीएम इजीली एसेसिबल नहीं है। जो हमारा प्रधानमंत्री है वो आसानी से गम्य नहीं है। और यहीं पर हमारे ये सीरीज का ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। मुझे आशा है कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी पर पूछ सकते हैं, जो मेरी ईमेल आईडी यहाँ पर दी हुई है, preetkumarrao@gmail.com, PREETKUMARRAO@gmail.com। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने पॉजिटिव फीडबैक में देते रहिए और कोई भी सुझाव है वो भी हमारे साथ शेयर करिए। अपना एक्सपीरियंस भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको अपनी एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है मोटिवेशन से रिलेटेड, अगर आपको उत्साह की कमी महसूस हो रही है तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं आपकी हर संभव मदद करूँगा। अपना मनोबल ऊंचा रखिए, अपना मोरल हाई रखिए, अपने ऊपर विश्वास बनाए रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए, मेहनत करते रहिए। जो शुरू में असफलताएं आएंगी, फेलियर आएंगी, उनसे डरिए मत। अपने आप को दूसरों से कंपेयर कभी मत करिए। अगर किसी को जल्दी सक्सेस मिल गई है, ये सोचिए कि आपको अगर सक्सेस पाने में समय लग रहा है तो आपके पास एक्सपीरियंस भी बढ़ रहा है और आपको सक्सेस की वैल्यू भी ज़्यादा पता होगी। तो अपने आप पर विश्वास रखिए, अपने लक्ष्य पर ध्यान रखिए। कुछ रोज़ थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ पढ़ाई ज़रूर करिए। अगर किसी दिन पढ़ाई नहीं हो पाती है तो कोई बात नहीं है, थोड़ा पढ़ाई ज़रूर करिए। और अपने हेल्थ पर भी ध्यान दीजिए, फिजिकल हेल्थ पर और अपने मेंटल हेल्थ पर भी। अपने आप को खुश रखिए। जिस चीज़ों से आपको खुशी मिलती है उन चीज़ों से अपने आप को खुशी दीजिए, चाहे छोटी सी खुशी दीजिए। जो स्टूडेंट लाइफ होती है उसमें कई परेशानियों से स्टूडेंट गुजर रहे होते हैं। उसमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी होती हैं, सोशल प्रॉब्लम भी होती हैं, दबाव होता है समाज का, और आर्थिक समस्याएं भी होती हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इन सब परेशानियों से हमें लड़ना होता है। हमें बस सिलेबस पूरा नहीं करना, बस हमारी परीक्षा हमारे ज्ञान की नहीं होनी। जो हमारी परीक्षा मेन होती है वो इन्हीं परेशानियों से लड़ने की होती है, और इन्हीं परेशानियों से लड़कर ही हमारा व्यक्तित्व विकास होता है, जो हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। तो हमारे इस जो एग्ज़ाम है जिसकी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसी के साथ साथ हमारा एक और एग्ज़ाम चलता रहता है जो सोसाइटी लेती है, जो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स लेती हैं। कई बार हमारी हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, कई बार स्टूडेंट स्ट्रेस में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, और कई जो है मेंटल डिसऑर्डर्स के भी शिकार हो जाते हैं। तो इन चीज़ों से डरिए मत, आप पॉजिटिवली हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। और किसको कोई भी समस्या हो गई है या किसी भी बीमारी का शिकार हो गया है, फिजिकल या मेंटल, तो डरिए मत, अपना आत्मविश्वास बनाए रखिए। ये चीज़ें सब कहीं ना कहीं फेस करते हैं। तो अपने को एकदम मजबूत रखिए और आगे बढ़ते रहिए। आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।